गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने आपको 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपका 20 चैप्टर से जो है प्रश्न लिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी प्रश्न आपका इजी से मॉडरेट होगा। जैसे जैसे आपका सेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। परेशान नहीं होना है, टॉपिक वाइज भी कराए जाएंगे और आपको मिक्सअप क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और आपके जो है थ्योरी भी बताए जाएंगे। तब तक आपको स्टार्टिंग है तो इसलिए आपको धीरे धीरे जो है आपको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो अभी हम जो है आपको हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर और यहाँ पर ध्यान देते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह आपका पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न को पढ़कर बेहतर तरीके से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए? ये पहला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। आपको बताना है कि वर्ण जो है कौन सा महाप्राण है, इसमें आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो आपको जो है थ है, फिर यहाँ पर जो है क है, फिर यहाँ पर आपका जो है च है, फिर यहाँ पर जो है आपका व है। तो मुझे बताइए तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो महाप्राण जो आपका वर्ण है आप उच्चारण कीजिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि महाप्राण किसे बोलते हैं। सबसे पहले जो है आपको महाप्राण वर्ण के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ण के बारे में ये आपको पता होना चाहिए किसको, उससे भी पहले आप वर्ण के बारे में जान लीजिए कि वर्ण जो होता है जिसको क्या किया जा सके, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसको जो है क्या किया जाए, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। समझना, टुकड़ा नहीं किया जा सके उसी को हम लोग जो है बोलते हैं। क्लियर है? वर्ण बोलते हैं। और महाप्राण वर्ण उसे बोलते हैं जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस वर्ण का, याद रखिएगा, जिस वर्ण को उच्चारण करते समय, समझना, उच्चारण करते समय मुख से क्या हो, मुख से भारी जो है हवा आए, हवा गर्म आए, गर्म हवा, और आपको जो है ताकत लगाना पड़े। समझ ना, उसी को महाप्राण बोलते हैं। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारे मुख से जो है गर्म हवा निकले, ज्यादा जो है तेज में बोले, तो उसी को हम लोग महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण यानी कि जिसको बोलने में कम ताकत लगता है। महाप्राण वर्ण कहने का मतलब है कि जिसको बोलने में ज्यादा आपको ताकत लगता है, एनर्जी लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बोलिएगा थ, देखिएगा थ, यहाँ पर आपका क्या है क, फिर यहाँ पर क्या है व, फिर यहाँ पर आपका है च। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है क, च और व को आसानी तरीके से बोल पा रहे हैं। ये हमारा अल्प प्राण है, कम इसमें जो है हवा मुख से निकल रहा है। लेकिन जैसे हम थ बोल रहे हैं, देखिएगा थ, तो हमारे मुख से जो है मतलब टकराते हुए भारी मात्रा में हवा निकल रहा है, गर्म हवा, तो उसी को हम लोग जो है महाप्राण बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, थ। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। समझ गए? तो ये बातें समझ गए। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं, इसकी बात कर ले तो क्या बोलिएगा? तो वर्ण आपके जो है मुख्य तौर पर आपके दो प्रकार के होते हैं, आपका स्वर वर्ण और दूसरा आपका व्यंजन। दूसरा आपका क्या होता है? व्यंजन। और एक और आपका होता है विसर्ग, विसर्ग भी होता है। लेकिन मुख्य तौर पर आपके जो है स्वर और आपके व्यंजन की ही बात होता है। स्वरों की संख्या आपका जो है 11 होता है और व्यंजनों की संख्या आपका 33 होता है। क्लियर है? ये बातें आपको याद करनी चाहिए, यहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, एक एक बिंदु के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दूसरा नंबर है और यह प्रश्न आपका क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। अभी आपको जो है शुद्ध और अशुद्ध की बात किया है। यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन में चांद है, फिर यहाँ पर आंगन है, फिर यहाँ पर आंख है, फिर यहाँ पर अंक है। मुझे आपको बताना है कि शुद्ध शब्द क्या है।
तो एक एक करके बात कर लेते हैं। चांद देखिए, अंगना देखिए, आंख देखिए, अंक देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द है वो केवल आपका क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 जो आपका यहाँ पर अंगना दिख रहा है ना, यही आपका जो है क्या है कि आपका जो है शुद्ध शब्द है। बाकी आपका जो है गलत है, ये सब अशुद्ध है। मैं आपको बता दूं कैसे। चांद को हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं, चंद्र बिंदु के माध्यम से। अंक को हम लोग जो है केवल अंक बिंदु के माध्यम से, ना कि चंद्र बिंदु के नाम से। आंख को हम लोग जो है चंद्र बिंदु के माध्यम से लिखते हैं। ये आपका जो है सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ताकि आपको सारे अपडेट, सारे क्लास बेहतर तरीके से आपको मिल सके। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न बोला है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। अब आपको बताना है कि दिगंबर का सही जो आपका संधि विच्छेद है वो क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर। मुझे बताइए कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा वो आपका दिक प्लस अंबर होगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी देख रहे हैं ना, यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले कि संधि कितने होते हैं, तो संधि आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके जो संधि होते हैं ये आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपका व्यंजन संधि। क्लियर है? स्वर, विसर्ग और आपका व्यंजन। क्लियर है ना ये बातें? जी हाँ, ये बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर है और यह प्रश्न आपका पूछ रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब ये समास से आप क्या गया, संधि से था। हर प्रश्न जो है आपके प्रत्येक चैप्टर से लिया गया है, तो दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो आपका है यथाशक्ति, समझ गए ना, इसका मतलब क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं ये भी जान लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो ये आपका समास होता है ना, समास के आपके जो है 6 प्रकार होते हैं, समझ गए ना। और यहाँ पर आप देखिएगा, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विविधु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि यथाशक्ति में कौन सा समास। सबसे पहले तो यथाशक्ति का मतलब समझिएगा, शक्ति के मतलब कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, समझ ना क्या होता है आपका, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर जो आपका समास है वो आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है जिस समास में जो है अव्यय और आपके जो है अव्यय की मात्रा हो उसी को हम लोग बोलते हैं, समझ ना। पूर्व पद जो है आपका अव्यय हो और आपका पहला पद है कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसी को हम लोग जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? जी क्लियर है ना, कि बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका 5 नंबर, ये बोला गया है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, मुझे बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, अवज्ञ, फिर यहाँ पर आपका है कृतज्ञ, फिर यहाँ पर है सर्वज्ञ, फिर यहाँ पर अभिज्ञ, अभिज्ञ, समझ गए ना, अभिज्ञ। मुझे बताइएगा अल्पज्ञ का विलोम यानी उल्टा पूछा है। सबसे पहले आपको जो है अल्पज्ञ क्या मतलब समझना चाहिए। अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। क्या होता है? थोड़ा सा जानने वाला, थोड़ा सा जानने वाला। तो यहाँ पर देखिएगा अवज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ। तो इसका विलोम जो होगा आपका सर्वज्ञ हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सभी कुछ जानने वाला, सभी कुछ जानने वाला, सभी कुछ जानने आपके वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि आंख का पर्यायवाची शब्द बताइए। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में है लोचन, फिर यहाँ पर है पावक, प्रभा और वसन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंख का आपका जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ना, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा पर्यायवाची शब्द ये निम्नलिखित होता है, समझना। आंख को हम लोग जो है दृष्टि भी बोलते हैं, समझना, लोचन भी बोलते हैं, समझना, फिर हम लोग जो है आपके नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, समझना, चक्षु भी बोलते हैं,
ये सारी बातें आपको बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान सकते हैं कि आपका लोचन यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, ए नंबर यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी आपका जो है दृष्टि, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, समझ ना, और भी बहुत सारे नाम जाना जाता है। मुख्य तौर पर आप 4-5 याद रखिए, लड़ ही जाता है एग्जाम में, परेशान नहीं होना है। तो आंख का लोचन, चक्षु, दृष्टि, नेत्र, नयन, चक्षु, क्लियर है जी हाँ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है और यह प्रश्न बोल रहा है कि नगर में रहने वाले को कहा जाता है, यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा आपका जो है शहरी, फिर यहाँ पर आपका है नागर, नौकर, फिर यहाँ पर है नगर वधु। यानी कहने का मतलब है नगर में रहने वाले लोगों के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। हम लोग देखते हैं ना, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, बहुत बोलने वाला, उसको हम लोग वचाल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका बोला है कि नगर में रहने वाले के लिए क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिएगा, शहरी बोलते हैं, नागर बोलते हैं, नगर वधु बोलते हैं, या नौकर बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर में रहने वाले लोगों को हम लोग जो है नागर बोलते हैं, ना कि शहरी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर शहरी देंगे, ये गलत हो जाएगा। नगर वधु तो होगा नहीं, नौकर तो होगा नहीं, क्लियर है जी हाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है और यह प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि दिन दिन शब्द युग का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है कि यहाँ पर एक दिन ये है और दूसरा दिन ये है। और देखिएगा यहाँ पर एक हर्षाई और दीर्घाई की बात किया जा रहा है। हम लोग लिखते हैं ना प्रतिदिन, तो एक दिन ये होता है और दिन ये क्या होता है। अब आपको बताना है कि दिन और दिन का मतलब क्या होता है, दोनों का दिन। यहाँ पर मैं आपको बता, दिन का ये मतलब होता है आपका दिवस, याद रखिएगा, और ये वाले दिन का मतलब होता है गरीब, समझ गए। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी आपका हर्षवाई दीर्घाई की बात करें तो दिन का मतलब दिवस, दिन का मतलब गरीब। ऑप्शन देखिएगा, दिन का मतलब ये पहला ही दिन है तो दिन का मतलब दिवस होता है, तो दिवस कहाँ पर, सुबह तो होगा नहीं, फिर यहाँ पर दोपहर तो होगा नहीं, और गरीब दिवस, यही ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ ना। ये वाले याद रखिएगा, 1 नंबर और ये 2, बहुत सारे ऐसे आते हैं आपके जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका सुनने में एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। दिन दोनों एक ही है, समझ गए, लेकिन अर्थ आपका अलग अलग नहीं कर रहा है। एक दिन का मतलब दिवस और एक दिन का मतलब गरीब हो रहा है, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 नंबर। ये बोला गया है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुझे आप लोग बताइएगा। कान काटना, एक होता है नाक काटना, नाक कटना, ये नाक कटना मुहावरे का होता है कि आपका इज्जत जाना, क्या होता है, इज्जत जाना, इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कान काटना, ये कान काटना का मतलब क्या होगा, खटकाना होना, चतुर होना, विनम्र होना, मूर्ख होना। तो कान काटना का जो आपका मुहावरा का अर्थ होता है वो आपका होता है चतुर होना। कान काटने का मतलब क्या होता है, चतुर होना, समझना। 1 मिनट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चतुर होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कान काटने का चतुर होना। अगर वहीं पे बोल रहा कि नाक काटने का तो इज्जत जाना। अगर यहाँ से पूछ लेता कि कमर कसना, कमर आपके जो है कमर कसना, तो इसका मतलब होता है तैयार होना। इसका मतलब क्या होता है, तैयार आपका होना, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 10 नंबर है, 1 मिनट। अगला प्रश्न ये आपका 10 नंबर है। इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का बेहतर तरीके से आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आज गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से और बता पाए। चलिए आप लोग जो है बताइए, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, यह आपके जो है लोक कृतिया से प्रश्न है। यहाँ प्रश्न बोला है कि घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या होता है। आपने सुना होगा, एक आपके मुहावरे से प्रश्न होते हैं और दूसरा आपका लोक कृतिया होता है, समझ रहे, जैसे कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही बात है यहाँ पर कि घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही नाजुक मिजाज, ठंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान, जरा सी बात पर खुशी और नाराज होना। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का मतलब होता है थोड़ी सी बात पर या जरा सी बात पर क्या होना, नाराज होना और खुश होना, ये इसका मतलब यही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है और ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है।
सबसे पहले तो समझ लीजिए कि संज्ञा के बारे में जानते ही होंगे, बचपन का सवाल है। संज्ञा आपके जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो 3 ही प्रकार के होते हैं, अभी के प्रकार की बात करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर आपके 3 होते हैं, समझ ना, ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, समझ गए, कहने का मतलब है कि संज्ञा के यहाँ पर पूछा है भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं उसको जिससे जो है भाव की बात हो, सुख दुख घृणा इत्यादि की भावना विकसित हो, उसी को भाववाचक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है मनाही, फिर यहाँ पर है विधता, खुशी और सोना। तो यहाँ पर बोला है कि कौन जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर बोला क्या है? नॉट पूछा है, नहीं है। यहाँ देखिएगा नहीं है, तो भाववाचक तो समझ गए। यहाँ पर देखिएगा तो खुशी क्या है? भाववाचक है, ये क्या है? आपका भाववाचक है। फिर यहाँ पर विदित्व क्या है? ये भी भाव है, भाव दिखा रहा है। मनाही क्या है? ये भी भाव दिखा रहा है कि मना कर रहा है भाई। लेकिन सोना क्या है? ये आपका जो है द्रववाचक है। ये क्या है? द्रव है। जहां पर जो है नाप तौल इत्यादि की बात आ जाए वो द्रववाचक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? गर्मी बहुत है, थोड़ा समय कर लेता हूँ, अपने फेस को वॉश कर लूँ। ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न को देखिए, 12 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न संख्या आपका 12 नंबर है और ये बोला है कि जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम जो है वो होता है जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग होता है। संज्ञा शब्द के बदले जो है क्या होता है? आपका प्रयोग होता है, इसी को हम लोग जो है सर्वनाम कहते हैं। अगर सर्वनाम की प्रकार की बात कर ले तो सर्वनाम की प्रकार कितने होते हैं? तो आपका 6 प्रकार होता है। कितना होता है? आपका 6 प्रकार होता है सर्वनाम का, याद रखिएगा। समझ गए ना? और यहाँ पर पूछा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंध प्रश्नवाचक। समझ गए ना? ये सभी आपके होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक मैं शायद भूल रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ पुरुषवाचक भी होते हैं शायद। जी हाँ, बताइएगा। जो और सो की बात करें, यहाँ देखिएगा जो और यहाँ पर जो है सो की बात कर रहा है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? यहाँ पर देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। देखिएगा तो एक एक बात करेंगे। नीज की बात करेगा तो नीज का मतलब कि जहां पर खुद की बात करे, जहां पर आपके जो है स्वयं की बात करे, समझ ना। निश्चय यानी कि जहां पर निश्चित हो, कोई चीज जो है क्या हो? निश्चित हो। अनिश्चय का मतलब कि जहां पर नहीं हो कुछ, समझ ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो मुझे पता नहीं है, वो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि यह काम मैं खुद करूंगा तो यह आपका निजवाचक हो गया। फिर यहाँ पर बोलूंगा निश्चय में कि दरवाजे पर राम खड़ा है, तो निश्चित है कि राम खड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? जो को सो, यानी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर संबंध बता रहा है कि जो था वही, यानी कि जो घर देख रहे हैं सो घर मेरा है, समझ गए? यानी कि संबंध यहाँ पर बता रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 13 नंबर है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? समझ ना, बताइएगा। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा ऋषिनी, फिर यहाँ पर है ऋषि पत्नी, ऋषि और ऋषिका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार आपको छात्र का देखते हैं कि स्त्रीलिंग छात्रा हो जाता है, उसी प्रकार आपका जो है स्त्री का स्त्री का मतलब कि सॉरी ऋषि का ऋषिका हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए ना? ऋषि का ऋषिका, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 है। पानी शब्द का वचन क्या होगा? बताइएगा। जो हमारा पानी होता है, यानी कि जो हमारा वाटर होता है, इसका क्या, ये कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन या आपका बताइए क्या है? देखिएगा एक वचन, बहुवचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका पानी होता है ना, ये आपका सदा जो है क्या होता है? एक वचन आपका होता है। यानी पानी आपका हमेशा जो है एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 15 नंबर है और यहाँ बोला है कि से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? यानी यहाँ पर कारक की बात किया है। सबसे पहले जान लीजिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक आपके जो है मुख्य तौर पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जो है 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से सपदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबंध है प्रभु, ये सब होता है आपका 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बोला है से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए? करण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी करण का क्या है? आपका जो है प्रसर्ग जो है यहाँ पर लिखते हैं ना कर्ता ने, तो कर्ता ने यहाँ पर बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, और बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, समझ ना, कर्ता ने कर्म को करण से
वही सब आते हैं, 8 प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि करण हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 16 नंबर, चतुर विद्यार्थी में प्रश्न पूछा, वाक्य में विशेषता क्या है। यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया है और यहाँ पर जो है आपको विशेषण की बात कर रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि विशेषण किसे कहते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि जहां पर भी जो है संज्ञा और सर्वनाम की कोई शब्द विशेषता बताता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर चतुर विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण क्या है। तो यहाँ पर चतुर जो है क्या है, विशेषण है। चतुर क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चतुर क्या है, आपका विशेषण है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 18 नंबर, 17 नंबर। यहाँ पर बोला है कि क्रिया के 1 मिनट, ये 18 है क्या, 16 है, ठीक है। 17 नंबर ये बोला है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा क्रिया किसे बोलते हैं। जहां पर कार्य होने की बोध हो, जहां पर जो है अंत में ना लगा हो, वो क्रिया होता है, समझे ना। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग जो है धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, धातु बोलते हैं। यहाँ पर पद, रूप, शब्द और धातु, तो इसका आंसर आपका धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 18 नंबर, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण क्या है। भूतकाल, काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं, समझ ना। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो बताइएगा कि यहाँ पर भूतकाल का यहाँ पर आपको उदाहरण देना है। यहाँ पर आंसर आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं जाता हूँ। मैं क्या होता है, मैं जाता हूँ, ये आपका क्या हो गया, वर्तमान हो गया। मैं जा रहा हूँ भाई, वर्तमान है। वह आ रहा है, यानी कि ये भविष्य है। ये आप वो नहीं, ये भी आपका क्या है, वर्तमान है। ये भी आपका वो आ रहा है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये आपका जो है भविष्य है। लेकिन राम घर गया था, यही आपका जो है क्या है, कि आपका जो है भूतकाल है। यही क्या है, आपका भूतकाल है कि राम भाई जो है कहाँ गया था, घर गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, जी हाँ। अब जो है हम अपने 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो ये आपका 19 नंबर प्रश्न है और अपराहन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइएगा, ऑप्शन है अ, औ, अनु और अप। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि आपका उपसर्ग जो है कहाँ लगता है। तो उपसर्ग जो है आपके शब्दों के पहले लगता है। कहाँ लगता है, तो शब्दों के पहले लगकर अर्थ बदलता है, पहले लगता है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि अपराहन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर, कौन सा, तो अपराहन। तो अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी है। अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्लियर है, जी हाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आपका अंतिम प्रश्न है, भलाई में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, तो ये जो है शब्दों के अंत में लगता है। शब्दों के आपके जो है अंत में लगता है। कहाँ लगता है, तो शब्दों के अंत में लगता है। और ये ई प्रत्यय, अलाई प्रत्यय, भव और आई प्रत्यय। तो यहाँ पर भलाई, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद भला होता है। संधि विच्छेद कीजिएगा भलाई का, तो मैं आपको बता दूं कि संधि विच्छेद भला प्लस आई, समझे ना। इसका आंसर भला प्लस आई होगा। देखिएगा, तो यहाँ पर आई एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बी नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका सेट नंबर 1 जो है हिंदी का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। और आप सभी लोगों से प्लीज अनुरोध है कि आप लोग जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए कि 20 में से जो है कितने आपके जो है मार्क्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।